Hello दोस्तों, welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories. Twisted Love, Chapter 6, Ava. उसने कहा था, अगर तूने ये दोबारा किया तो मैं तुझे और तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। जूल्स ने ड्रामा के साथ बोला, फिर आराम से अपनी कैरमल मोका का सिप ले लिया। चुप कर, स्टेला ने आगे झुकते हुए कहा, आंखें फैली हुई। उसने ऐसा नहीं बोला होगा। बोला ही नहीं, मैंने जूल्स को वार्निंग लुक दिया। एग्जैजरेट करना बंद कर। तुझे कैसे पता? तुम तो बाथरूम में थी, जूल्स ने जवाब दिया। मैंने गुस्सा दिखाया तो वो साय करके बोली, फाइन, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे पर मीनिंग सेम ही था। वैसे उसने ओवन को तुमसे दूर रहने के लिए वॉर्न जरूर किया। ये बोलते हुए जूल्स ने अपनी क्रैनबेरी स्कोन का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। बेचारा ओवन, मैंने गिल्ट के साथ हंसी निकाली, टेबल पर बने रैंडम पैटर्न्स को देखते हुए। मैं, जूल्स, स्टेला और ब्रिजिट ट्यूसडे को द मॉर्निंग रोस्ट कैफे में मिले थे। जूल्स अभी भी सैटरडे के इंसिडेंट को फुल ड्रामेटिक स्टाइल में सुना रही थी जब ओवन एलेक्स के घर गया था और काफ़ी कुछ देख लिया था। शूटिंग के सारे आवर्स वेस्ट हो गए थे। मैं पिछले 1-1.5 साल से मकैन गैलरी में गैलरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी। मेरे फादर ने कभी सीधा ये नहीं बोला कि वो मेरी फोटोग्राफी करियर चॉइस से नाराज़ हैं, पर उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो मेरे इक्विपमेंट के पैसे नहीं देंगे। कॉलेज की फ़ीस और बेसिक चीज़ें उन्होंने कवर की, पर कैमरा, लेंस या ट्राइपॉड चाहिए तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं कोशिश करती थी कि उनकी अनसेट डिसअपॉइंटमेंट मुझे अफेक्ट ना करे। मैं लकी थी कि बिना स्टूडेंट लोन के ग्रेजुएट हुई। मेहनत से डर नहीं लगता था और जितना कमाती थी उसका हर पैसा फोटोग्राफी गियर पर लगा देती थी। मकैन गैलरी का एनवायरनमेंट मुझे पसंद था, नॉर्थ ईस्ट की टॉप गैलरीज में से एक, और कोवर्कर्स भी अच्छे थे। बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, एलेक्स के बाद ओवन वापस नॉर्मल होगा या नहीं। अभी भी सोचकर मेरी स्किन गुस्से से जल जाती थी। एलेक्स का ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर, कैसे उसने आकर मुझे ऑर्डर देना शुरू कर दिया जैसे मैं उसकी एम्प्लॉई हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ऐसा बिहेव किया। इवन जॉश ने भी कभी इतनी हद क्रॉस नहीं की थी। गुस्से में मैंने अपने योगर्ट को फोक से स्टैब कर दिया। लगता है मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट मिस कर गई। जब भी मैं टाउन से बाहर होती हूँ, सारी मस्ती तभी होती है। ब्रिजिट एल्डोरा के न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट की एक इवेंट में अटेंड कर रही थी, जो उसके लिए मैंडेटरी था। और हाँ, वो एल्डोरा की प्रिंसेस थी, नॉट मेन रॉयल बट लाइन में सेकंड। छोटा सा पर रिच यूरोपियन कंट्री। लुक्स में भी बिल्कुल रॉयल वाइब्स, गोल्डन बाल, डीप ब्लू आईज, शार्प फीचर्स। अगर वो बोले तो कोई भी उसे यंग ग्रेस कैली समझ ले। मुझे नहीं पता था कि मैं, जूल्स, स्टेला और ब्रिजिट कैसे सेम फ्रेशमैन स्वीट में आ गए। वैसे भी एक प्रिंसेस से तो प्राइवेट रूम एक्सपेक्ट किया जाता है, पर ब्रिजिट की सबसे अच्छी बात ये थी, उसकी अपब्रिंगिंग चाहे जितनी रॉयल और क्रेजी हो, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ थी। कभी अपनी पोजीशन का शो ऑफ नहीं किया, सिंपल, रियल और जेन्युइनली स्वीट। वो जब भी मौका मिलता खुद को एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह जीने पर जोर देती थी, इसलिए थियर उसके लिए परफेक्ट जगह थी। डीसी के पास होने और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स प्रोग्राम की वजह से कैंपस हमेशा पावरफुल लोगों के बच्चों से भरा रहता था। कभी स्पीकर ऑफ द हाउस का बेटा तो कभी किसी ऑयल एम्पायर का फ्यूचर किंग। पॉलिटिक्स और पावर गेम्स यहाँ कॉमन थे। सच बोलूं तो ऐसी चीजें सुन के लगता ही नहीं था कि ये रियल हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल फन नहीं था, मैंने इरिटेट होकर बोला। काफ़ी एम्बैरेसिंग भी। और हाँ, ओवन का डिनर अब मुझ पर पेंडिंग है। मेरा फ़ोन फिर से ब्लिंक हुआ। नया मैसेज, लियम का। मैंने तुरंत स्वाइप करके हटा दिया ताकि मेरे फ्रेंड्स नोटिस ना करें। अभी उसके एक्सक्यूजेस सुनने का मूड बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली मुझे तो काफ़ी फ़नी लगा, जूल्स हंसी। तुम एलेक्स का फेस देखनी चाहिए थी, पूरा गुस्सा था। फ़नी कैसे? स्टेला बोली और अपने कॉफ़ी की फ़ोटो क्लिक करके कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन हुई। वो एक पॉपुलर फैशन लाइफस्टाइल ब्लॉगर थी जिसके इंस्टाग्राम पर अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स थे। हर चीज़ कंटेंट बन जाती थी। रियल लाइफ में थोड़ी शाय, पर ऑनलाइन बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी। मैंने कहा ना, वो गुस्सा था। जूल्स ने वर्ड गुस्सा पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस दिया। मैं, ब्रिजिट और स्टेला बस उसे देखते रह गए। स्टेला ने साय की। कब लास्ट टाइम तुमने एलेक्स को किसी इमोशन के साथ देखा है? हैप्पी, सैड, कुछ भी? बंदा बस गुड लुक्स का बंडल है, फीलिंग ज़ीरो। मुझे लगता है वो थोड़ा साइको टाइप है, स्टेला ने शर्माते हुए बोला। कोई भी इतना कंट्रोल्ड नॉर्मल नहीं होता। मुझे अभी भी एलेक्स से इरिटेशन थी, पर फिर भी अजीब सी फीलिंग में मैं उसका साइड लेने लगी।
तुम लोगों ने उसे बस कुछ ही बार देखा है, वो इतना बुरा भी नहीं। तो बुरा का मतलब क्या है? ब्रिजिट ने टोक दिया। बस इतना कह रही हूँ कि वो जॉश का बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने भाई के जजमेंट पर ट्रस्ट करती हूँ। जूल्स हंसी। वही भाई जिन्होंने पिछले हैलोवीन पर रैट कॉस्ट्यूम पहना था? मैं हंस पड़ी। मैंने जजमेंट बोला, टेस्ट नहीं। स्टेला ने सॉरी कहा और अपने बालों को साइड किया। उसकी मिक्स्ड हेरिटेज की वजह से हम उसे मजाक में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमंस कहते थे। जर्मन जापानीज मॉम साइड से और ब्लैक पोर्टोरिकन डैड साइड से। टॉल, कॉन्फिडेंट, ग्रीन आइज, बिल्कुल मॉडल वाइब्स। पर उसे मॉडलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं था। पर हाँ, तुम सही हो, उसने बोला। मैं एलेक्स को इतना नहीं जानती, जज करना सही नहीं। मैं कंफ्यूज हो गई। मैं अपसेट नहीं हूँ या हूँ, पता नहीं। एलेक्स को मेरी डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो यहाँ होता भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सच ये था कि अगर दुनिया में किसी को लोगों की सोच से कोई लेना देना नहीं था, तो वो था एलेक्स वॉल्कोव। तुम लोग मेन पॉइंट मिस कर रहे हो, जूल्स बोली। पॉइंट ये है कि एलेक्स ने फाइनली कुछ इमोशन दिखाया और हमें इससे थोड़ा मज़ा लेना चाहिए। मज़ा? मैंने सोचा। जूल्स के लिए मज़ा का मतलब यूजुअली ट्रबल होता था। कैसा मज़ा? ब्रिजिट क्यूरियस हो गई। ब्रिजिट, मैंने टेबल के नीचे से उसे किक किया। इसे इनकरेज मत करो। सॉरी, ब्लॉन्ड लड़की ने थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फेस बनाया। पर आजकल मेरे पास और कुछ चल ही नहीं रहा। उसने आसपास देखा, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई सुन तो नहीं रहा। कोई नहीं सुन रहा था, सिर्फ उनका बॉडीगार्ड बूथ था, जो उनके पीछे वाली केबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ने का नाटक कर रहा था, पर एक्चुअली पूरे एरिया पर शार्प नज़र रखे हुए था। डिप्लोमैटिक इवेंट्स और सेरेमोनियल ड्यूटीज़, उसने कंटिन्यू किया, इतना बोरिंग होता है। ऊपर से मेरे ग्रैंडफादर सिक हैं, मेरा ब्रदर अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे बस कुछ चाहिए जो मेरा दिमाग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करे। उसके ग्रैंडफादर और ब्रदर यानी किंग एडवर्ड और क्राउन प्रिंस निकोलाई ऑफ एल्डोला। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि वो भी बाकी सब की तरह इंसान ही हैं। फिर भी ब्रिजिट के साथ इतने सालों की दोस्ती के बाद भी मुझे उसके लिए अपने फैमिली के बारे में इतना कैजुअली बात करना अजीब लगता था, जैसे रॉयल्टी कोई नॉर्मल चीज़ हो। मेरे पास एक थ्योरी है। जूल्स आगे झुक गई। बाकी सब भी थोड़े और पास आ गए क्यूरियोसिटी से। मुझे पहले ही लग रहा था जो वो बोलने वाली है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। और मैं सही थी। मैं इसे क्या नाम देती हूँ? ड्रामेटिक पॉज। ऑपरेशन इमोशन। उसने हाथ हवा में घुमाया जैसे वर्ड्स वहीं मैजिकली लिख जाएंगे। क्रिएटिव? स्टेला ने टीज किया। मेरी बात सुनो, जूल्स बोली। हम सब मानते हैं एलेक्स एक रोबोट जैसा है, राइट? तो अगर, उसने मेरी तरफ पॉइंट किया, ये प्रूव कर दे कि वो नहीं है, डोंट टेल मी तुम लोग उसे एक बार भी एक्चुअल ह्यूमन की तरह रिएक्ट करते हुए नहीं देखना चाहते? नो। मैंने अपना खाली कॉफ़ी कप पास के ट्रैश कैन में फेंका और ऑलमोस्ट एक थेयर स्वेटशर्ट पहने स्टूडेंट को हिट कर दिया। मैंने विंस किया और चुपचाप सॉरी लिपसिंग किया, फिर वापस इस बेकार प्रपोजल पर फोकस किया। ये सबसे स्टूपिड आइडिया है जो मैंने ज़िंदगी में सुनी है। तब तक जज मत करो जब तक ट्राई न कर लो, मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने गाना जैसा बोला। पॉइंट क्या है? मैंने हाथ हवा में उछाल दिए। सिंपल, जूल्स ने कहा। उसने बैग से पेन और नोटपैड निकाला और लिखना शुरू किया। हम इमोशंस की एक लिस्ट बनाएंगे और तुम ट्राई करोगी कि वो हर इमोशन फील करे। ये एक टाइप का टेस्ट होगा, जैसे एनुअल फिजिकल, बस ये चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग ह्यूमन है। कभी कभी ब्रिजिट, तुम्हारा दिमाग मुझे डराता है। नो, मैंने फिर कहा, ये नहीं हो रहा। पर थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, स्टेला ने कहा, टेबल पर अपने गोल्ड पॉलिश्ड नेल्स टैप करते हुए। कौन से इमोशंस तुम सोच रही थी? स्टेल, क्या? उसने मेरी तरफ एक गिल्टी लुक दिया। बस क्यूरियस हूँ। टॉप ऑफ द हेड से सोचूं तो हमने उसे गुस्सा होते देखा है, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट। जूल्स के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई। जेलसी? प्लीज़, वो मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकता। वो एक मल्टी मिलियनेयर एग्जीक्यूटिव है, जीनियस लेवल आईक्यू के साथ, और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट जो 2 जॉब्स करता है और डिनर में सीरियल खाता है। कंपैरिजन ही नहीं बनता। मुझसे जेलस नहीं, तुम पर जेलस, जूल्स ने करेक्ट किया। ब्रिजिट सडनली अलर्ट हो गई। तुम्हें लगता है वो एलेक्स को लाइक करता है? नो। मैं थक चुकी थी वही वर्ड रिपीट करते करते। वो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसकी टाइप नहीं हूँ, उसने खुद बोला है। प्श, जूल्स ने मेरी बात ऐसे झटक दी जैसे मच्छर हो। वैसे भी मेन को खुद नहीं पता होता वो क्या चाहते हैं। वैसे भी क्या तुम उसे थोड़ा सा भी रिटर्न नहीं करना चाहती जो उसने ओएन के साथ किया उसके लिए? आई डोंट।
मैंने फर्मली कहा, और मैं इस क्रेजी प्लान का हिस्सा नहीं बनने वाली। पर 45 मिनट बाद हमने डिसाइड कर लिया कि ऑपरेशन इमोशन फेज़ 1 3 दिन में स्टार्ट होगा। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं मान गई। किसी तरह जूल्स हमेशा मुझे मेरी बेटर इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट चीज़ें करवा ही लेती थी। जैसे उस दिन जब हम 4 घंटे ड्राइव करके ब्रुकलिन गए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे एक बैंड देखना था। उसे लीड सिंगर हॉट लगा था। एंड में हम हाईवे के बीच फंस गए थे क्योंकि कार रेंटल ब्रेकडाउन हो गई। या फिर जब उसने मुझे इंग्लिश लिट क्लास के एक क्यूट लड़के के लिए लव पोएम लिखने को बोला और बाद में पता चला उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जो मेरी डॉम में ही रहती थी। जूल्स सबसे ज्यादा कन्विंसिंग इंसान थी जिससे मैं कभी मिली हूँ। एक अच्छे लॉयर बनने का पूरा पोटेंशियल, पर एक इनोसेंट फ्रेंड के लिए बिल्कुल डेंजरस, जैसे मैं, जो ट्रबल से दूर रहना चाहती थी। उस रात मैं बेड पर चढ़ गई और आंखें बंद कर ली, अपने तेज भागते थॉट्स को समझने की कोशिश करती हुई। ऑपरेशन इमोशन एक फन लाइट एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, पर मुझे घबराहट हो रही थी। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि प्लान थोड़ा मीन साइड पर था, बल्कि इसीलिए क्योंकि एलेक्स से जुड़ी हर चीज़ मुझे अनईजी फील करवाती थी। मेरा शरीर कांप उठा जब मैंने सोचा कि अगर उसने पता लगा लिया हम क्या कर रहे हैं तो क्या होगा। जिंदा छिल जाने जैसे ख्याल मेरे दिमाग में घूमने लगे जब तक कि मैं एक रेस्टलेस हल्की सी नींद में डूब नहीं गई। हेल्प मम्मी, हेल्प मी! मैं चिल्लाना चाहती थी पर चिल्ला नहीं पाई। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था क्योंकि मैं पानी के नीचे थी। अगर मैं मुंह खोलती तो पानी अंदर भर जाता और फिर मैं मम्मी, डैडी और जॉश को कभी नहीं देख पाती। मुझे यही बताया गया था। मुझे कहा गया था कि मैं अकेली झील के पास ना जाऊं, पर मुझे पानी में सुंदर सी लहरें बनाना अच्छा लगता था। एक छोटा सा पत्थर भी कैसे बड़ी रिपल बनाता है, ये देखना मुझे पसंद था। पर अब वही रिपल्स मुझे डुबो रही थी, हजारों लहरों जैसे, जो मुझे और नीचे खींच रही थी। मेरे सिर के ऊपर से रोशनी दूर होती जा रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, पर झील ने उन्हें भी अपने अंदर समा लिया। मेरा पैनिक भी धीरे धीरे दब गया, जब तक बस मैं और मेरी खामोश प्लीज ही नहीं रह गई। मैं कभी बाहर नहीं निकलूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मम्मी, हेल्प! मैं जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। गला जलने लगा और लगा जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ, या शायद पानी ही मेरे सीने को भर रहा था। पानी ही पानी, हर जगह, और हवा, बिल्कुल भी काफ़ी हवा नहीं। मैं हाथ पैर मार रही थी, होपिंग कि कुछ मदद मिले, पर उल्टा मैं और तेज डूब रही थी। मैं और जोर से रोई, बॉडी से नहीं, क्योंकि अब मुझे क्राइंग और बस एग्जिस्ट करने में भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि दिल के अंदर से। मम्मी कहाँ थी? उसे यहीं होना चाहिए था। मदर्स हमेशा अपनी बेटियों के साथ होती हैं। वो मेरे साथ डेक पर थी, मुझे देख रही थी। फिर वो कहाँ गई? क्या वो वापस आ चुकी थी, या फिर क्या वो भी पानी के नीचे डूब रही थी? अंधेरा आ रहा था, मैंने महसूस किया। दिमाग हैवी हो गया, आंखें धुंधली पड़ने लगी। अब चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची, तो मैंने सिर्फ लिप्स हिलाए। मम्मी, प्लीज! मैं अचानक झटके से सीधी बैठ गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वार्निंग ड्रम्स बज रहे हों। मेरी बेकार सी चीखें दीवारों में सोख हो गई थी। ब्लैंकेट मेरी टांगों में उलझ चुकी थी और मैंने उसे झटक कर हटा दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी स्किन के अंदर कुछ क्रॉल कर रहा हो, जैसे मैं उलझ गई हूँ और निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अलार्म क्लॉक की ग्लोइंग रेड नंबर्स देखकर पता चला कि सुबह के 4:44 AM हो रहे थे। मेरी गर्दन के नीचे एक अजीब सा डर उभरा और धीरे धीरे स्पाइन तक फैल गया। चाइनीज कल्चर में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन डेथ जैसा साउंड करता है। सी मतलब 4, सी ही डेथ के लिए भी यूज होता है, बस टोन का फर्क होता है। मैं कभी ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं रही, पर जब भी मैं 4 AM के आसपास नाइटमेयर से उठती थी तो बॉडी में चिल्स आ जाते थे, और ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता था। मुझे अक्सर याद भी नहीं रहता था कि मैं किस वक्त सोकर उठी हूँ। कभी कभी नाइटमेयर याद रहता, पर ऐसे मोमेंट्स बहुत कम होते थे। हॉलवे में हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुलने से पहले ही मेरा दिल घबरा गया। फिर जूल्स अंदर आई। उसने लैंप ऑन किया और लाइट पड़ते ही उसके मेसी बाल और थका हुआ चेहरा दिख गया। वो लेट तक काम करती थी, उसे रेस्ट की ज़रूरत थी, फिर भी वो हमेशा मुझे चेक करने आ जाती थी। कितना बुरा था? उसने धीरे से पूछा। वो मेरे पास बैठ गई और मुझे टाइम टी का मग दिया।
उसने कहीं ऑनलाइन पढ़ा था कि ये नाइटमेयर्स में हेल्प करता है, इसलिए कुछ टाइम पहले बनाना शुरू किया था। और सच में हेल्प हुई थी। 2 हफ्तों से मुझे कोई नाइटमेयर नहीं आया था। शायद मेरी लक अब खत्म हो रही थी। सब नॉर्मल ही था, मैंने कहा। हाथ कांप रहे थे। थोड़ी सी चाय मग से गिरकर मेरी फेवरेट बग्स बनी वाली हाई स्कूल शर्ट पर टपक गई। फक दैट, जूल्स ने मेरी टैंगल्ड रेड हेयर पर हाथ फिराया। वैसे भी मैं उठ चुकी हूँ, वैसे भी ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं, बाहर ऑलरेडी फिटनेस फ्रीक्स जॉगिंग कर रहे होंगे। मैंने थोड़ा वीक स्माइल दिया। सॉरी, मैं स्वेयर करती हूँ, साउंड प्रूफ रूम का खर्चा खुद उठा लूंगी। मुझे नहीं चाहिए, उसने कहा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसने मुझे टाइट हग किया और मैं उसके कंफर्ट में थोड़ी देर के लिए खुद को सेफ फील करने दी। कभी कभी वो मुझे अजीब सिचुएशंस में ले जाती थी, पर फ्रेशमैन ईयर से वो मेरी राइड और डाई थी। सबको नाइटमेयर्स आते हैं, उसने सॉफ्टली बोला। पर मेरे जैसे नहीं, मैंने कहा। मुझे बचपन से ही ये विविड स्कैरी नाइटमेयर्स आते रहे हैं, जो सपने कम और मेमोरीज ज़्यादा लगते थे। मुझे याद है जब मैं सिर्फ 9 साल की थी। उससे पहले का सब कुछ ब्लर है। मैं उस फेज़ को द ब्लैकआउट कहती हूँ, जहाँ मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज और बाकी ज़िंदगी के बीच एक लाइन सी खिंच गई। रुको, जूल्स ने कहा और मुस्कुराई। तुम्हारी गलती नहीं है और मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने हंसी रोककर मग नाइट स्टैंड पर रखा। सच में, तुम वापस सो जाओ या जॉग पे जाओ या अपने लिए कोई फैंसी कैरेमल मोका बना लो। उसने नाक सिकोड़ी। जॉग? सोचूंगी भी नहीं। कार्डियो और मेरी दोस्ती कब की टूट चुकी है। और तुम जानती हो, मुझे कॉफ़ी मशीन चलानी भी नहीं आती। मॉर्निंग रोस्ट पे मेरी सैलरी हवा हो जाएगी। उसने मेरी आईब्रो की छोटी सी क्रीज नोटिस की। अगर कुछ चाहिए हो तो बुला लेना, मैं हॉल में हूँ और 7 से पहले काम पर नहीं जाऊंगी। ओके, लव यू। लव यू बेब, कहकर जूल्स ने जाने से पहले एक आखिरी हक दिया और धीरे से दरवाज़ा बंद हो गया। मैं फिर से बेड पर पीछे धंस गई, कंबल को चिन तक खींच लिया। नींद वापस लाने की कोशिश करती हूँ, हालांकि पता था ये बेकार है। गर्मियों के बीच अच्छी तरह बंद कमरे में भी एक ठंडी सी फीलिंग बनी रही, जैसे कोई अनजानी सी याद मुझे याद दिला रही हो कि गुजरा हुआ वक्त कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता और आने वाला कल हमेशा वैसे नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।